कहानी के तीसरे भाग को देखने से पहले कहानी का पिछला भाग जरूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रचित, तुम पूरी बात जाने बिना ये कैसे कह सकते हो? अंगद बोला। तभी पुलिस आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हमें फ़ोन आया था कि पेशेंट को होश आ गया है, हम उसका बयान लेने आए हैं। अंगद उसे सावी के पास ले आया और मुंह ढक के लेटी सावी को धीरे से हिलाते हुए जगाया। सावी ने आंखें खोली तो अंगद ने पुलिस की तरफ उंगली करके कहा, आपका बयान लेने आए हैं। सावी उठने लगी तो अंगद ने उसे पकड़कर बिठाया और उसके पीछे खुद सहारा देकर बैठ गया। उसने धीरे से सावी से पूछा, हम लोग रुकें कि बाहर जाएं? आप लोग यहीं रुको, मैं चाहती हूँ कि आपको भी सच्चाई पता चले, सावी बोली। ये लोग आपके कौन हैं? पुलिस वाले ने पूछा। जी, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं और वो मेरे वकील हैं, इन्हें यहीं रहने दीजिए। ठीक है, बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी, मैं अपने पापा की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ उन्होंने मुझे ड्रिंक में कुछ पिला दिया। फिर संजय को मुझसे ये कहकर मिलाया कि इससे तुम शादी कर लो। मुझे वो पसंद नहीं आया, पर दवा अपना असर दिखाने लगी थी। उन लोगों ने उससे शादी करवाने के लिए मुझे ड्रग दिया। मैं होश में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को चाकू मार लिया। खून निकलने से दवा का असर कुछ कम हो गया और वो संजय भी डर कर भाग गया। वो लोग भी डर गए। उस वक्त मैं वहाँ से निकल आई क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। लेकिन अब मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मैंने बचपन से बहुत सहा है, बस अब और नहीं। मैं उन्हें सज़ा दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, आप उनके नाम लिखा दो जिनके खिलाफ आपको रिपोर्ट करनी है, इंस्पेक्टर बोला। जी, मेरी सौतेली माँ, उसकी बेटी कोमल और मेरी दादी। फिर वो रचित की तरफ देखकर बोली, रचित जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप मेरे वकील हैं, कुछ तो कहिए। सावी रचित को देखकर बोली। ओह हाँ, देखिए, उन्होंने मेरे क्लाइंट को मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया है, तो अंडर सेक्शन 354 हम उन पर मेंटल हरासमेंट का केस फाइल करते हैं। रचित सावी की बातों से हैरान था कि ये लड़की कितनी बोल्ड है। जब सावी ने उसे बोलने को कहा तो वो हड़बड़ा कर बोला, ठीक है, हम इन सब के खिलाफ केस दर्ज करके इनके नाम सम्मन जारी कर देते हैं। आपने बताया था कि आपके पापा भी वहीं थे। आपके पापा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब है वो भी दोषी हैं। आपने उनका नाम नहीं लिया, इंस्पेक्टर बोला। नहीं, बेशक पापा वहाँ थे, पर हमेशा की तरह उन्हें कुछ नहीं पता होगा। अगर अब पता लगा भी हो तो हमेशा की तरह उन लोगों ने उनको कह दिया होगा कि मैंने ही सब गलत किया है। मैं मानती हूँ कि उनका कसूर है कि वो उन लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं, पर इसके लिए मैं उन्हें सज़ा नहीं दिलवा सकती। उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। सावी आंखें साफ करते हुए बोली। उसे पिछली बातें याद आ गई थी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी। अंगद जो उसके पीछे उसके कंधे पकड़कर बैठा था, उसके कंधे को धीरे से दबाकर हौसला देते हुए कहा, आप इतनी बहादुर हैं, आप इस तरह रोया न करें। अब तो बिल्कुल नहीं, मैं हूँ आपके साथ। सावी ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रख के उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पुलिस के जाने के बाद अंगद ने उससे पूछा, पानी लेंगी आप? सावी ने सर हिलाते हुए कहा। अंगद के कहने से पहले ही रचित ने ग्लास में पानी भरकर उसके आगे कर दिया और बोला, भाभी जी, आप तो ग्रेट हैं, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी हिम्मत वाली हैं। जिस हालात में आपने ये स्टेप उठाया वो कोई दलेर ही उठा सकता है। कोई और लड़की होती तो उनके जाल में फंस गई होती। आपकी हिम्मत को सलाम। कहकर रचित ने सावी को सल्यूट मारा। पॉल ने भी सल्यूट मारते हुए कहा, मेरी तरफ से भी। अंगद उसे पानी पिलाते पिलाते रुक गया। सावी उनकी तरफ देखकर बोली, मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा, आप प्लीज ऐसा न करें, मुझे शर्म आती है। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अंगद ने उन दोनों को जाने का इशारा किया। रचित बोला, अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए, मैं इस पर सारा मैटर लिखकर केस फाइल कर देता हूँ। सावी ने रचित से कागज लेकर उस पर साइन कर दिए। अंगद मजाक करता हुआ बोला, ये क्या, आपने खाली पेज पर साइन कर दिए? ये वकील बहुत कमीने होते हैं, आपका सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। वो चारों हंस पड़े। सावी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवा आपके, ये क्या अपने नाम करवाएंगे? अंगद को उसकी बात में छुपा हुआ दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे खुशी थी कि कम से कम सावी ने उसे अपना तो समझा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि सावी ने कहा उसका उसके सिवा कोई नहीं है।
पाल ने रचित को देखा और चलने का इशारा किया। वो जानता था कि इन्हें इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। वो बोला, सर मैं कंपनी जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, कंपनी संभालो, कहकर वो सावी की तरफ देखने लगे। उसने देखा कि वो कुछ उदास सी थी। क्या सोच रही हैं आप? अंगद ने पूछा। कुछ खास नहीं, आपकी बात से याद आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है, जो मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। उस कोमल ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरा बचपन और मेरी जवानी। एक प्यार था जिस पर मुझे बहुत भरोसा था, वो भी उसने छीन लिया। सब कुछ छीन लिया, मेरी यादें, मेरे सपने, मेरे ख्वाहिशें, मेरे अपने, कुछ नहीं छोड़ा उसने। क्या मिला उसे? क्यों किया उसने ऐसा? मैंने उसे सब कुछ अपनी मर्जी, अपनी खुशी से दिया, फिर उसने ये सब क्यों छीना? कहकर वो रो पड़ी। अंगद का दिल भी भर आया। उसने वैसे ही बैठे बैठे उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैंने कहा न कि अब मैं हूँ आपके साथ, आप क्यों घबराती हैं? आपने खुद कहा कि मेरे सिवा आपका कोई नहीं, तो इसे अपने दिल में लिख लीजिए कि जब ये सारी दुनिया आपको छोड़ दे, बस एक बार पीछे मुड़ कर देखना, मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा होऊंगा। कहकर उसने उसकी पीठ थपथपाई। सावी को कुछ चैन मिला। वो कुछ देर ऐसे ही रहना चाहती थी। वो इस पल को दिल में बसा लेना चाहती थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद करके इसी तरह बैठे थे कि अधेड़ उम्र की नर्स आ गई। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती क्या? ये सामने साफ साफ लिखा है कि अगर ज़रूरी न हो तो पेशेंट के बेड को टच न करें, और आप उस पर चढ़कर बैठ गए और उस पर गले भी लगा रखा है। आपको हॉस्पिटल ही मिला ये सब करने को? सावी को बहुत शर्म आई, लेकिन अंगद ने उसे प्यार से नीचे लिटाते हुए कहा, आपकी बात ठीक है, पर ये पेशेंट नहीं है, अब ये मेरी पत्नी भी हैं। तो मैं अपनी इमोशनल होकर रोती हुई पत्नी को गले लगाकर चुप भी नहीं करा सकता क्या? इसके लिए मुझे बाहर जाना चाहिए क्या? तुम लोगों ने हॉस्पिटल में ही शादी बनाया? नर्स ने हैरानी से पूछा। जी, लेकिन प्लीज़ अभी किसी को मत बताइएगा, हम कुछ समय बाद खुद ही ये अनाउंस करेंगे, सावी बोली। कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। आप चिंता न करें, मैं किसी को नहीं कहूँगी, पर मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो हंसते हुए बोली। अंगद ने जेब से नोट निकाल कर पूछा, कितने से मुंह बंद होगा? बस 2 ही बहुत हैं, कहकर वो मिठाई के डिब्बे के पास खड़ी होकर बोली। तब जाकर अंगद को समझ आया कि वो पैसे नहीं, मिठाई की बात कर रही है। वो भागकर डिब्बे के पास गया और डिब्बा खोलकर उसके आगे किया। उसने 2 पीसी लिए और प्यार से बोली, सॉरी, मैंने बिना कुछ सोचे ही इतना कुछ कह दिया। आप इनको चेक करके दवा दे दो, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सावी ने शर्मा कर कहा। बात कोई भी हो, बस ये याद रहे कि आप दोनों पति पत्नी हैं। इस रिश्ते से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। उसने दोनों को समझाया, फिर सावी को दवा दी और चली गई। दोनों फिर अकेले रह गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बात करे। तब अंगद ने उससे कहा, आपने काम के लिए कोई फ़ोन तो नहीं करना था? ओ, मैं तो भूल ही गई, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने देखा तो फ़ोन उसके पास नहीं था। उसने अंगद की तरफ देखा। मुझे आप सड़क पर मिली थी, आपका पर्स आपके पास नहीं था, न ही फ़ोन था। आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लीजिए। वैसे मैंने आपके कंपनी के सीईओ को फ़ोन करके कह दिया था कि आपका मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप नहीं आएंगी। मैं तो आपके अंडर काम की बात कर रहा था। आपने अपनी सेक्रेटरी को कुछ कहना है तो कह दीजिए, अंगद बोला। सावी बोली, हमारी कंपनी के सीईओ मुझे जानते हैं। हाँ, मैंने आपका नाम लेकर कहा कि डायरेक्टर हैं तो झट से जान गए। काफ़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कि उनकी कंपनी आपके दम पर ही चल रही है। अंगद ने थोड़ा अकड़ के कहा, मानो अपनी पत्नी की तारीफ से खुश हो रहा हो। आपने उनसे क्या कहा कि आप कौन हैं? क्या वो आपको जानते हैं? सावी ने पूछा। हाँ, बिजनेस फील्ड में मिलते ही रहते हैं। अच्छा, आप सवाल जवाब बंद करो और फ़ोन कर लो, मैं ज़रा हाथ मुंह धो लूँ, मेरे आने तक हिलना मत, कहकर वो वॉशरूम चला गया। सावी ने पहले जन्नत को फ़ोन करके काम समझाया, उसके बाद अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा। हेलो सावी, कहाँ हो तुम? उस दिन अचानक चली गई, कुछ बताया भी नहीं, मैं तुम्हें ढूंढता रहा। वो तो बाद में दादी ने बताया कि तुम कोमल से लड़कर चली गई। बेटा, अपना फ़ोन और पर्स तो ले जाती, पापा बोले। पापा, इसका मतलब है उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? मैं बताती हूँ। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या आप मेरा पर्स लेकर आ सकते हैं? आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपसे एक विनती है, प्लीज़ उन्हें ये मत बताइएगा।
नहीं तो वो आपको नहीं आने देंगी, सावी बोली। सावी के पापा अपनी कंपनी में थे तो किसी को बताने का सवाल ही नहीं था। सावी की बात सुनकर उसके पापा ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। उन्होंने सोच लिया था कि इसे आज आखिरी बार समझाऊंगा, वरना इससे रिश्ता ही तोड़ दूंगा। सावी ये बात क्यों नहीं समझती कि अब कोमल और उसकी माँ हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। वो क्यों हर बार इससे लड़ती है और आखिर कब तक ये चलेगा। 16 साल हो गए हैं पर वो समझती ही नहीं। सोचते हुए वो जाने लगे कि कोमल आ गई। उसने पापा के टेबल पर रखा सावी का पर्स देख लिया। उसने पूछा, पापा क्या दीदी आ रही हैं? नहीं, तुम्हें किसने कहा? आपने ये पर्स निकाल कर रखा हुआ है इसलिए पूछा, कोमल बोली। हाँ, दराज खोल रहा था तो मिल गया, किसी को भेजता हूँ जाकर दे आएगा, पापा बोले। पापा मैं जाऊँ? उनसे माफ़ी मांग लूँगी, मेरी वजह से वो नाराज़ हो गई हैं। पापा मुझे सच में नहीं पता था कि वो लक्ष्य को पसंद करती हैं। अब अगर लक्ष्य मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो यहाँ तक कहा कि अभी हमारी सगाई भी नहीं हुई है, अगर वो चाहे तो उससे शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर वो इस पर भी नहीं मानी और लड़ने लगी। मैं उनसे ये लड़ाई ख़त्म करना चाहती हूँ पापा, कोमल पूरी कोमलता और मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, अब तुम्हें उसके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया। उसे जितना प्यार दो वो उतना ही सर पर चढ़ती जाती है। मैं अपने आप देख लूँगा जो करना है। तुम किसी काम से आई थी? पापा ने पूछा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लक्ष्य ने एक प्रपोज़ल भेजी है, हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, आप देख लीजिए, कोमल ने एक फ़ाइल उन्हें देते हुए कहा। वो फ़ाइल खोलकर देखने लगे, फिर बोले, तुम जाओ अपना काम देखो, मैं पढ़ लेता हूँ, कहकर वो फ़ाइल पढ़ने लगे। कोमल के जाने के बाद उन्होंने सावी का पर्स उठाया और कार की चाबी लेकर चल दिए। सावी लेटी थी, अंगद सामने बैठा अपना काम कर रहा था। सावी ने पापा के बाद नानी को फ़ोन करके कह दिया था। नानी आना चाहती थी पर सावी ने मना कर दिया। वो बोली, नानी मैं ठीक हूँ, आप यूं ही चिंता करती हैं। आप यहाँ आकर बीमार पड़ गई तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप घर पर ही रहिए। मैं आज या कल वापस आ जाऊँगी, फिर सारा किस्सा सुनाऊँगी। सावी तू मुझे मना करी जा रही है, मेरा दिल नहीं मान रहा है बेटा, बहुत घबरा रहा है। तू उन लोगों के पास जाती ही क्यों है? जब भी जाती है कुछ न कुछ बुरा ही होता है। अब तेरे पास कौन है? नानी बोली। नानी वो अंगद जी हैं मेरे पास, मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। आप? वो कुछ कहने लगी थी कि अंगद ने फ़ोन छीन लिया और बोला, नानी जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। बेटा मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊँ? ये बिन माँ की बच्ची हर बार कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाती है। मैं फिक्र न करूँ तो और क्या करूँ? नानी परेशान होकर बोली। नानी जी आप इसकी चिंता न करें, मैं आपका हाथ बटाने आ गया हूँ, अंगद बोला। नानी उसकी बात से संतुष्ट हो गई और फ़ोन रख दिया। सावी लेटी लेटी अंगद की तरफ देख रही थी और उसकी हर एक बात याद कर रही थी। अंगद को काम करते हुए भी खुद पर उसकी नज़रें महसूस हो रही थी। वो बिना मुंह उठाए बोला, मिसेज अंगद बजाज, आप मुझे मेरा काम करने देंगी या मैं काम छोड़कर आपके पास आ जाऊं? फिर नज़दीक से देख लीजिएगा। अंगद की बात सुनकर सावी शर्मा गई। वो मुंह फेर कर लेट कर मन ही मन मुस्कुराती रही। उधर अंगद भी मुस्कुरा रहा था। उसे सावी को छेड़कर बड़ा मज़ा आता था। उसने मुंह फेर कर लेटी सावी की तरफ देखा और बोला, अब एक तरफ ज़्यादा न होइए, कहीं नीचे न गिर जाना। उसकी बात सुनकर सावी थोड़ा इधर को खिसक गई। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे चाय पीनी है। अंगद उसी वक्त फाइल बंद करके खड़ा हो गया। मैं चाय लेकर आता हूँ, हिलना मत, टिक कर बैठना, अगर ज़रूरत पड़ी तो बेल बजा देना, नर्स आ जाएगी। वो केतली लेकर चल दिया। लिफ्ट आकर रुकी, उसमें से सावी के पापा उतरे पर अंगद ने कभी उन्हें देखा नहीं था, सो वो उनके पास से होकर लिफ्ट में चढ़ गया। सावी के पापा हर कमरे का नंबर पढ़ते हुए सावी के कमरे में पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। सावी ने अंदर से आने के लिए कहा। उसे लगा शायद नानी आई हैं, लेकिन पापा को देखकर वो कुछ सुन्न सी हो गई। उसके पापा भी उसे देखकर ठिठक गए। उनके दिल में सावी को इस तरह हॉस्पिटल में अकेले देखकर दर्द उठा। वो भागकर सावी के पास आए और पूछा, क्या हुआ सावी, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बताया क्यों नहीं? पापा कहकर सावी का गला भर आया। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ना मेरा बच्चा, रोते नहीं है, तू तो मेरा शेर बेटा है, क्यों रो रही है? पापा ने बैग एक साइड रखकर उसे गले लगा लिया। अब सावी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा उसकी पीठ थपथपाने लगे। उनके गले लगाने से उसका जख्म हिल गया। आह! वो पेट पर हाथ रखकर करा उठी।
पापा डर कर पीछे हो गए। क्या हुआ बेटा? सावी ने धीरे से पेट से कपड़ा हटाया। पट्टी खून से भर गई थी। ये देखकर उसके पापा हैरान रह गए। वो कभी सावी की तरफ देखते तो कभी उसके जख्म की तरफ। वो सोचने लगे कि इसे क्या हो गया है। उस दिन तो अच्छी भली थी, एक दिन में ये क्या हो गया। वो उसे हैरानी से देख रहे थे। सावी ने खुद को संभालते हुए डरे हुए पास खड़े अपने पापा को देखा और बोली, पापा आप कह रहे थे ना कि मैं बहादुर हूँ। ये मेरी बहादुरी का नमूना है। पापा उस दिन कोमल आंटी और दादी ने मुझे ड्रिंक में कुछ मिला कर दे दिया, क्योंकि वो मेरी शादी उस घटिया संजय से करवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी घाटे में है और संजय हमारी तभी हेल्प करेगा अगर मैं या कोमल उससे शादी करेंगे। कोमल लक्ष्य के कारण कर नहीं सकती थी, इसलिए मुझे करने को कहा। मुझे संजय पसंद नहीं था। मैं मना करती कि मुझे घबराहट होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों ने मुझे कुछ दिया है। मैंने खुद को काबू में रखने के लिए अपने आप को चाकू मारा और खुद को बचाने के लिए बाहर आ गई। वहाँ मिस्टर अंगद बजाज ने मुझे बचाया, वही मुझे यहाँ लेकर आए। सावी ने पापा को सारा सच सुना दिया। सावी, तुम उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि कोमल और उसकी मम्मी को तुम शुरू से पसंद नहीं करती, पर दादी वो तो तुम्हारी सगी हैं। उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अच्छा हुआ मैं कोमल को अपने साथ नहीं लाया, वरना वो बेचारी कितनी दुखी होती। वो तो तुम्हारे पीछे दीदी दीदी कहती नहीं थकती। और तुम, एक बार तुम्हें पता चल गया कि लक्ष्य कोमल को पसंद करता है और वो दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम उन्हें अकेला छोड़ क्यों नहीं देती? ये चाकू मार लेने से, हॉस्पिटल में भर्ती होने से तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर यकीन कर लूँगा? मैंने पाला है तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। पर गलती तुम्हारी नहीं मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें सर चढ़ा कर रखा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, इस आस से कि तुम अब सुधरोगी। लेकिन तुम सुधरने की वजह और ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। पापा की बातों ने सावी को सुन्न कर दिया। उसे इतना दर्द चाकू मारने से नहीं हुआ था जितना पापा की बातों से हुआ। अंगद ने अंदर आते आते उनकी बातें सुनी तो वो तालियां बजाते हुए बोला, वाह क्या पिता हैं आप। आपको तो दुनिया के बेस्ट पिता का अवार्ड मिलना चाहिए। आप इन्हें कह रहे हैं कि अपनी सगी दादी पर भरोसा नहीं करती, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सगी बेटी आपको बता रही है कि उसके साथ उन लोगों ने ये सब किया। उस कमीने संजय को सौंपने का प्लान तक बनाया, लेकिन आपको अपनी सगी बेटी पर भरोसा नहीं है। उस पराई बेटी कोमल पर भरोसा है। कमाल के पिता हैं आप। तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गए? पापा ने अंगद से पूछा। पापा, ये मिस्टर अंगद बजाज हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। सावी ने सोचा कि अंगद कुछ और न कह दे, इसलिए पहले खुद से ही बोल पड़ी। अंगद को बहुत बुरा लगा। सावी ने अपने पापा को सच क्यों नहीं बताया कि वो उसका पति है। शायद ये मुझे इस लायक समझती ही नहीं कि अपने परिवार से मिलाए। अंगद सोच में डूब गया। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह ही बदतमीज़ है। तुमने इन्हें हमारे बारे में ये सब बताया है। वैसे भी तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मैं तुम्हें हमेशा की तरह समझाने आया था, पर अब इसका फ़ायदा नहीं है। तुम कुछ समझने के लायक नहीं रही हो। इसलिए मेरी एक वार्निंग सुन लो। आज के बाद तुम्हारा मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं। मैं समझूंगा कि तुम भी अपनी मम्मी के साथ ही मर गई। अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कहकर पापा वहाँ से निकल गए। सावी की आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकले। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो अपने जख्म पर से पट्टी को नोचने वाली थी कि चुप खड़े अंगद ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, सावी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपकी लाइफ इतनी कीमती है, आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज़ शांत हो जाइए। सावी सावी कहकर उसने सावी को कसकर गले लगा लिया। वो छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन अंगद उसे उतना ही बाहों में कस लेता। धीरे धीरे सावी शांत हो गई। अंगद उसके बेड के पास उसे सीने से लगाए खड़ा था। वही नर्स शोर सुनकर भागी आई, पर उन्हें एक दूसरे से चिपके देखा तो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके चली गई। सावी अंगद के सीने में मुंह छिपाए उसकी धड़कन को तेज से नॉर्मल होते सुन रही थी। अंगद उसके सिर को धीरे धीरे सहला रहा था। अंगद का अपनापन पाकर सावी बोली, अंगद जी, पापा ने बचपन से मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, कभी ये नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। लेकिन जब से कोमल आई उसने मेरी हर चीज़ मुझसे छीन ली। पहले मेरी मम्मी को छीना, फिर दादी को, फिर पापा को, और फिर मेरे 4 साल के प्यार लक्ष्य को मुझसे अलग कर दिया। पर पापा हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते रहे। कभी भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी।
आज आपको मेरी तरफदारी करते सुनकर लगा कि कोई नानी के बाद मेरा अपना भी है जो मुझ पर भरोसा करता है। सावी ऐसे ही गले लगी बोलती रही। मुझे आप पर हमेशा भरोसा रहेगा, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं आपकी तरफ ही रहूँगा। आप बस ये बात बात पर रोना छोड़ दीजिए। ऐसा कीजिए, आप अपने सारे दुख मुझे दे दीजिए और मेरी खुशियाँ आप ले लीजिए। अंगद ने कंधे पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। सावी उससे दूर होते हुए बच्चों की तरह मुट्ठी बंद करके उसके सामने करते हुए बोली, अपना हाथ खोलिए। अंगद ने अपना हाथ खोलकर उसके आगे कर दिया। सावी ने उसके हाथ पर अपनी मुट्ठी रख कर खोलते हुए कहा, ये लो, मैंने अपने दुख आपको दे दिए, लाइए दीजिए खुशियाँ। सावी बच्चों की तरह मचलते हुए बोली। अंगद को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उससे गले लगाकर उसके गालों को चूम ले। अंगद उसके बहुत करीब था। सावी उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अंगद को सावी को देखकर उसका उसे दोस्त कहना और लक्ष्य से प्यार करना याद आ गया। उसने उसके माथे को किस करते हुए कहा, लो, मैंने अपनी सारी खुशियाँ आपको दे दी, आप हमेशा खुश रहेंगी, कहकर अंगद ने उसे छोड़ दिया। सावी को प्यार लक्ष्य से भी मिला था, पर वो एक दोस्त, एक भाई की चिंता वाला प्यार था। सॉरी, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। आपको मेरा करीब आना इतना बुरा लगा तो आई एम सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। आपकी मर्जी के बिना मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज़ अब फिर से रोना मत। अंगद उसके आंसू देखकर बोला। अपनी आंखें चेक कराइए मिस्टर बजाज, ये खुशी के आंसू हैं। मुझे किसी से कभी इतना प्यार नहीं मिला, आज मिला तो खुशी के मारे आंखों से निकल गया। सावी बोली। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। अंगद बोला। आप जरा जरा सी बात पर घबराया मत कीजिए। अब हम पति पत्नी हैं। एक आपको ही मुझे हाथ लगाने का हक मिला है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, सावी ने शर्माते हुए कहा। अंगद ने चाय डालते हुए उसे देखा और सोचने लगा कि ये कहने को तो कह रही है, असल में तो उसके मन में अब भी वो लक्ष्य ही है। उसके साथ जैसे बातें कर रही थी, मेरे साथ नहीं करती। ये लो, चाय पी लो, ये एक आध बिस्कुट भी खा लो, खाली चाय गैस बना देती है। अंगद ने उसे चाय और बिस्किट देते हुए कहा। अगर इसकी कंपनी के लोग इसे ऐसे देख ले तो यकीन नहीं मानेंगे कि ये वही अंगद बजाज है जो इनका खड़ूस बास है। सावी चाय पीने लगी। अंगद भी चाय लेकर उसके पास ही स्टूल पर बैठ गया। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। नर्स फिर आई। उसने सावी से पूछा, हाँ जी, अब कैसी हो? कल से बेहतर है। आप चाय लेंगी? सावी बोली। नहीं, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी पीकर ही आई हूँ, उसने सावी के मुंह में थर्मामीटर लगाते हुए कहा। फिर उसकी पल्स पकड़कर खड़ी हो गई। बुखार फिर हो गया था। उसने बुखार की दवा दी। फिर जाते जाते अंगद की तरफ देखकर बोली, गले लगाने के लिए रुलाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी प्यार से गले लगा लिया करो, आधी बीमारी दूर हो जाती है। और हाँ, पहले दरवाज़ा ज़रूर बंद कर लिया करो। कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। अंगद बंद दरवाजे को देखता रह गया। फिर उन दोनों को उसकी बात समझ आई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अंगद का हैरान चेहरा देखकर सावी की हंसी बंद नहीं हो रही थी, वो हंसी जा रही थी। अंगद को भी उसे देखकर हंसी आ गई। दोनों काफ़ी देर हंसते रहे। अच्छा, अब आराम से सो जाइए, देखिए बुखार फिर हो गया है, दवा ली है ना, तो उसको असर करने दीजिए। और अब रोएंगी भी तो भी गले नहीं लगाऊंगा, नर्स आंटी कह गई हैं, उसने हंसते हुए कहा। सावी को फिर हंसी आ गई। वो बोली, एक काम कर दीजिए प्लीज़, मेरा बैग पकड़ा दीजिए। अंगद बैग लेकर खड़ा हो गया। उसने सावी को नहीं पकड़ाया कि कहीं उसका जख्म न हिल जाए। सावी ने बैग उसे हाथ में ही पकड़े रहने दिया और खोलकर सामान देखने लगी। अंगद ने उसका बैग देखा तो हैरान रह गया कि वो लड़की का कम और किसी लड़के का बैग ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उसमें लिपस्टिक, पाउडर, फेस क्रीम, फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं था। उल्टा ऑफिस की फाइल्स, पेन, सेफ्टी पिन आदि थे। वो बोला, आप यही सब रखती हैं इसमें? हाँ जी, और क्या चाहिए? सावी ने पूछा। लड़कियों के पर्स में अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और खाने का सामान होता है, पर आपके पर्स में लैपटॉप और ऑफिस में काम आने वाला सामान भरा पड़ा है। अंगद बोला, आपको बहुत पता है लड़कियों के पर्स के बारे में, कितनों का पर्स देखा है? सावी ने छेड़ते हुए कहा। किसी का नहीं, पर मैंने कंपनी में अक्सर लेडी स्टाफ को पर्स से ब्यूटी प्रोडक्ट निकाल कर यूज़ करते हुए देखा है। अंगद बोला। अगर आप कह देते कि अपनी गर्लफ्रेंड का देखा है तो मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि सबका अपना अपना पास्ट होता है। कैसे कह देता, जबकि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं? अंगद बोला। क्या सच में इतने हैंडसम थे, किसी ने प्रपोज नहीं किया? बहुत लड़कियां करती थी, पर मुझे ही कोई पसंद नहीं आई। अंगद बोला।
ओह अच्छा, ये मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा दीजिए, कहकर वो बैग से लैपटॉप निकालकर काम करने लगी। अंगद ने उसका फ़ोन चार्ज में लगाया और उसके पास आकर उसका लैपटॉप पकड़कर साइड में रखते हुए कहा, जब तक ये चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं, आप तब तक आराम ही करेंगी। अरे ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें, कहकर सावी लेटने लगी तो अंगद ने उसे पकड़कर लिटा दिया। सावी सो गई। अंगद ने देखा कि सावी की फ़ोन की लाइट ऑन हो गई थी। उसने आवाज़ पहले ही साइलेंट कर दी थी। वो फ़ोन के पास आया। उसने देखा कि कितनी ही मिस कॉल आई हुई हैं। 3 नानी की, बाकी 10 के करीब लक्ष्य की मिस कॉल थी। लक्ष्य का नाम देखते ही वो अंदर तक जल गया। अंगद ने फ़ोन की आवाज़ कम करके वापस रख दिया। उसने नहाकर कपड़े बदले, फिर वो अपनी लैपटॉप पर काम करने लगा। पर उसका मन अब वहीं फ़ोन पर ही ठहर गया था। वो सोच रहा था कि जब इसके पापा तक को पता नहीं था कि सावी यहाँ हॉस्पिटल में है तो उस लक्ष्य को कैसे पता चला, जबकि वो पार्टी में उस वक्त था भी नहीं। जब उसने सावी को छोड़कर कोमल को चुन ही लिया है तो सावी के पास क्यों आया? उस पर उसने उसके पापा तक को नहीं बताया कि ये यहाँ है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये सावी पर नज़र तो नहीं रख रहा? तभी उसे एक बात सूझी। उसने सो रही सावी की तरफ देखा, फिर धीरे से उठा और सावी का फ़ोन उठाकर ऑन किया। लॉक लगा था। उसने बड़ी आसानी से लॉक खोल लिया। फिर उसके सेटिंग खोल कर देखी। उसे बीमारी पता चल गई। उसने जल्दी जल्दी कुछ टाइप किया। पहले उसने लक्ष्य ने जो सेटिंग की थी उसने उसे डिलीट किया, फिर खुद से कुछ सेटिंग की। वो काम कर रहा था और मन ही मन लक्ष्य को गालियां दे रहा था। सब करने के बाद उसने फ़ोन दोबारा चार्जिंग पर लगा दिया। अंगद अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। दोपहर हो गई थी। उसे पता था कि सावी को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं था। वो उठकर बाहर आया और उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल, लंच ले आओ, तुम्हें पता ही है क्या कुछ लाना है। और हाँ, सावी के घर से उनके कपड़े भी लेते आना। तुम आधे घंटे में यहाँ होने चाहिए, समझे? कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पॉल को बोलने का भी मौका नहीं दिया। वो अंदर आया तो सावी उठ गई थी। वो सावी के पास पहुंच गया। सावी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। अंगद ने भी उसके बाल ठीक करते हुए पूछा, अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बुखार भी उतर गया है, ये देखो, कहकर उसने अंगद का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया। अंगद की धड़कन तेज हो गई। सावी उसका चेहरा देख रही थी। उसने कहा, हाँ बुखार तो नहीं है, ये आपका फ़ोन चार्ज हो गया, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए, सावी फ़ोन पकड़ते हुए बोली। ये लक्ष्य आपको कब से जानता है? अंगद ने पूछा। मैंने आपको बताया था ना कि 9वीं से 12वीं तक हम दोस्त थे, उसके बाद इसने मुझे छोड़ दिया, सावी बोली। ये फ़ोन कब से है आपके पास? अंगद ने फिर पूछा। ये मैंने 11वीं में लिया था। हर साल बर्थडे पर पापा नया फ़ोन दिलाते थे, पर इसके बाद मेरा ही मन नहीं किया और लेने का। पर आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? सावी ने पूछा। बताता हूँ, पहले ये बताओ कि उस दिन लक्ष्य यहाँ आया था, आप जानती हैं उसे? ये किसने बताया कि आप यहाँ हो? किसने बताया? सावी ने हैरान होकर पूछा। आपके इस फ़ोन ने। उसने आपके फ़ोन में ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि आप कहीं भी जाती उसे आपकी लोकेशन पता लग जाती थी। अब ये उसने कब किया ये आप सोचिए। अंगद ने उसे बताया। ये उसने शायद बहुत पहले ही किया होगा, क्योंकि उस दिन उसने फ़ोन पर ही ब्रेकअप कर दिया था। मैं दुखी होकर सुनसान सड़क पर चल पड़ी थी और वो वहाँ भी आ गया था और बिना कोई रीज़न बताए ब्रेकअप कर दिया था। मैंने बहुत पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, पर वो कुछ नहीं बोला था। वहाँ से चला गया था। मैंने आपको ये बताया ही था, सावी बोली। हाँ जी, चलो फिर ठीक है, अब मैंने सब कुछ दोबारा ठीक कर दिया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अंगद बोला। लेकिन आपने मेरे फ़ोन का लॉक कैसे खोला? सावी ने पूछा। भाई, इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं तो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, अंगद ने अकड़ कर कहा। सावी ने भी सोचा कि हाँ आना ही चाहिए, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये इंडिया के नंबर 1 हैकर राहुल का शिष्य है। इसने और राहुल के बेटे विक्रम ने एक साथ सब सीखा था। ऐसा कोई कंप्यूटर या फ़ोन नहीं है जो ये न खोल सकता हो। ऐसा कोई लिंक नहीं है जिस तक ये न पहुंच सकता हो। ये उन्हीं लोगों की तरह सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, पर बाद में पापा के बीमार रहने की वजह से सब छोड़कर बिजनेस संभाल लिया। विक्रम जब पुणे में रहा था तो ये अक्सर इकट्ठे रहा करते थे। पॉल आ गया। वो लंच ले आया था। वो सावी की नानी को भी साथ लाया था। नानी उसे देखकर रोने लगी। मेरी बच्ची, क्या हाल हो गया है तेरा? कहकर वो उसके गले लगी तो अंगद ने उन्हें पकड़कर सावी से अलग करते हुए कहा, नानी जी आप यहाँ बैठिए, कहीं उसकी वायरल आपको न हो जाए, इसलिए दूर से बात करिए।
वो नानी को चाकू की बात बताकर डराना नहीं चाहता था। मुझे पता है तुमने मुझे नहीं बताया कि इसको चाकू लगा है, पर भला हो इस पाल का, इसने बता दिया। मेरे से रुका नहीं गया, भला मेरी इकलौती नातिन है, नानी बोली। अंगद ने पॉल को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए नानी से कहा, नानी आपको इसलिए नहीं बताया था ताकि आप परेशान न हो। इस उम्र में आप कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगी, कुछ दिन में छुट्टी हो ही जानी थी। छुट्टी तो पहले ही हो जाती, इनका एक टाका टूट गया, उसकी वजह से अब 2 दिन और रुकना पड़ेगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बुढ़िया के बारे में इतना सोचा। मेरी सावी भी ऐसी ही है, नानी बोली। नानी चिंता न करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, अब आपको परेशान नहीं करूंगी, सावी बोली। वो तो ठीक है, अब कभी उनकी तरफ देखना भी मत, कमीने घटिया लोग जब भी मिलते हैं मेरी बच्ची का नाश मार देते हैं, नानी बोली। नानी वैसे भी मैं अब के बाद उनके यहाँ नहीं जाऊंगी, अब मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, सावी बोली। सावी की बात सुनकर नानी बोली, तू हर बार ऐसा ही कहती हो, पर वो फिर बुला लेते हैं और तू चली जाती है। इस बार नहीं जाऊंगी, कहा न अब कभी नहीं जाऊंगी, वैसे भी अब मुझे कोई मिल गया है, मुझे औरों की ज़रूरत नहीं है। सावी ने पिछली लाइन धीरे से कही और दूर खड़े अंगद की तरफ देखा। पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है, नानी बोली। नानी मैंने शादी कर ली है, सावी ने आखिर बता ही दिया। क्या, कब, कहाँ, किससे, नानी हैरान होकर बोली। नानी कल ही की है, कोर्ट मैरिज की है, यहीं हॉस्पिटल में की है, और किससे की होगी ये आप बताइए, सावी बोली। मुझे क्या पता, हाय राम, कहीं उस निकम्मे लक्ष्य से तो नहीं कर ली, नानी गुस्से और हैरानी से बोली। अरे नहीं नानी, आपकी पसंद के लड़के से की है, सावी बोली। तू मुझे साफ साफ बता, पहेलियां न बुझा, इस बूढ़े दिमाग में अब इतना दम नहीं है कि तेरी पहेलियां बुझे, नानी बोली। नानी मैं उनकी बात कर रही हूँ, सावी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नानी ने दरवाजे की तरफ देखा, उसे बाहर पॉल दिख रहा था। नानी बोली, ये तूने इससे शादी कर ली, मुझे पता था, तू बिल्कुल ही बुद्धू है। मैं चाहती थी कि तू इसके बॉस, वो क्या नाम है उसका, हाँ अंगद से शादी करे, पर तू अपनी मर्जी की ही करती है। चल अब क्या कर सकते हैं, ये पॉल भी ठीक ही है। नानी मैं पॉल की नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, मिस्टर अंगद बजाज की, उनसे मैंने शादी की है। आप भी बस किसे देखे जा रही हैं, सावी ने हंसते हुए कहा। क्या सच में तूने अंगद से शादी कर ली, शुक्र है भगवान का, मैं समझी कि उस मुँहे पाल से कर ली। अंगद तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसे बुलाऊं अंदर, नानी बोली। नानी दरवाजे के पास गई और बोली, अंगद बेटा तुम्हें सावी बुला रही है। अंगद जल्दी से अंदर आया। हाँ जी क्या हुआ, ठीक तो हैं आप? वो घबरा गया कि कहीं सावी को कुछ हो तो नहीं गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैंने तो आपको नानी से मिलवाने के लिए बुलाया है, सावी बोली। अंगद ने गहरी सांस ली और बोला, मैं इनसे मिल चुका हूँ, है ना नानी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि, चलो छोड़िए नानी, ये है मेरे पति मिस्टर अंगद बजाज। अंगद की आंखें खुली की खुली रह गईं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये इस तरह मिलाने की बात कर रही थी, आखिर इसने हमारे रिश्ते को किसी को तो बताया। उसने झुककर नानी के पैर छुए। जीते रहो बेटा, बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम दोनों ने शादी कर ली, पर तुम दोनों ने ऐसे चोरी से शादी क्यों की? क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं है क्या, नानी ने कहा। अंगद ने सावी की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, बताओ अब क्यों चोरी से शादी की? सावी समझ गई, वो बोली, नानी इसमें इनका कसूर नहीं है, मैंने ही इनसे कहा था कि किसी को नहीं बताना, इनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। असल में मैं अपनी पास्ट से इतना डर गई हूँ कि मुझे डर है कहीं कोमल को इस शादी का पता न चल जाए, वो हर कोशिश करेगी इसे तुड़वाने की। मुझे डर है कि वो इन्हें भी मुझसे छीन न ले। सावी आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कोमल का जो हाल होगा आप देखते रहना, अंगद बोला। और नहीं तो क्या, तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नानी बोली। हाँ, जब से ये मुझे मिले हैं मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे मौके पर ये राज खोलूँगी, सावी बोली। मैं इनके साथ हूँ नानी, ये जब कहेंगी तब हम अनाउंस कर देंगे, अंगद बोला। वो सब कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे, फिर पॉल नानी को छोड़ने चला गया। जाते जाते नानी ने कुछ पैसे दिए, अंगद ने मना किया तो वो बोली, बेटा इस गरीब बुढ़िया की तरफ से शगुन है। ये सुनकर अंगद पैसे ले लेता है। नानी के जाने के बाद दोनों फिर से अकेले हो गए तो अंगद ने उससे कहा, आप मुझे पहले से ही बता दीजिए कि किसे बताना है। वो मुस्कुराते हुए बोला,
आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? लेकिन आप नहीं समझ सकते कि मैंने क्या कुछ सहा है। वो कोमल बहुत ही शातिर है, वो हर बार कुछ न कुछ करके मेरी लाइफ ख़राब कर देती है, सावी दुखी मन से बोली। सावी की बात सुनते हुए अंगद बोला, आपको क्यों लगा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? मैं कभी आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं बस ये सोच रहा था कि वो मुझे आपसे अलग कैसे कर सकती है। जब तक मैं खुद न चाहूँ, कोई मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे आपको जानने लगी हूँ, अब वो डर भी खत्म होता जाता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डर मैं उन्हें दूँ, सावी बोली। तभी अंगद का फ़ोन बजा। वो फ़ोन सुनने के लिए सावी से थोड़ा दूर हुआ और बोला, हेलो जी, हाँ जी, हाँ क्या? ये कैसे हुआ? ओह! हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। बात करते करते अंगद थोड़ा सीरियस हो गया। वो सावी के पास गया और बोला, वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, वो लोग उन तीनों से पूछताछ करने गए थे और वो मुकर गए। पुलिस वाले सबूत मांग रहे हैं, अगर नहीं है तो केस कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ड्रिंक दिया, इसका सबूत कहाँ से लाऊं? सावी ने उदास होते हुए कहा। निराश मत होइए, अभी मैं आ गया हूँ ना, इस बार जाने दीजिए, पर वक्त आने दो, इन्हें सबक जरूर सिखाएंगे, अंगद गुस्से से बोला। सावी को कुछ हौसला मिला कि अब वो अकेली नहीं है। 2 दिन बाद सावी को छुट्टी दे दी गई। उसे 4 दिन बाद टाके कटवाने के लिए दोबारा बुलाया था। इतने दिन अंगद उसके साथ ही रहा। वो हॉस्पिटल से ही काम करता रहा। सावी को उसकी नानी के घर छोड़ने आ रहा था। दोनों सोच रहे थे कि क्या कहें। अंगद का मन था कि वो उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी, पर वो ये भी सोच रहा था कि पता नहीं सावी क्या सोचेगी, इसलिए चुपचाप नानी के घर ले गया। नानी ने उन्हें दरवाजे पर रोक कर पूजा की थाली लाकर पूजा करने के बाद उन्हें अंदर आने दिया। नानी ने उनके फोन आने पर नौकरों की मदद से पूजा की थाली तैयार करा ली थी। नानी उन्हें अंदर ले आई। आराम से बेटा, बैठ जाओ। बैठो अंगद बेटा, नानी ने उन्हें बिठाते हुए कहा। फिर चाय पानी पीने के बाद रात हो गई थी। अंगद बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। देखो तुम फालतू में बहादुरी मत दिखाना, जितना हो सके रेस्ट करना। कहकर वो उठा तो नानी बोली, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुक जाओ, मैं इसकी देख रेख नहीं कर सकती, कल इसे साथ ही ले जाना। वैसे भी अब तुम दोनों की शादी हो गई है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही संभालो इसे। अंगद यही चाहता था, पर अब नानी ने खुद कह दिया तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पर सावी बोली, नानी ये क्या, आप तो एक दिन में बदल गई। बात बदलने की नहीं है बेटा, अब शादी हो गई है तो तुम अपने घर रहो, यही रीत है। पर कभी कभी मुझे मिलने भी आ जाया करना, नानी बोली। नानी जी आप भी हमारे साथ चलना, यहाँ अकेले क्या करोगी? अंगद बोला। अरे अकेली कहाँ, मेरे पास इतने लोग हैं, सारा दिन बिजी रहती हूँ। नानी नौकरों की बात कर रही थी। नानी ने सावी का कमरा पहले ही ठीक करवा दिया था। अंगद सावी को लेकर उसके कमरे में आ गया। कमरे की दीवारें बेशक पिंक थी, पर बेड पर नीले रंग की चादर और सोफे पर भी नीले रंग के कवर से इसे थोड़ा सा वॉइस लुक देने की कोशिश की गई थी। सावी वॉशरूम जाना चाहती थी तो अंगद उसे वॉशरूम ले गया। यहाँ भी पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन था। दीवारें, बाथ टच सब पिंक था, पर वहाँ ब्लू मैट, ब्लू मग, ब्लू टॉवल रखकर थोड़ा चेंज किया गया था। सावी को वॉशरूम में छोड़कर उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी फोन बजने लगा। वो गालियां निकालते हुए उठा। एक तो दिन भर बॉस का सारा काम संभालना पड़ता है, थक कर अब लेटने ही वाला था कि एक कमबख्त फोन बजने लगा। वो अपने आप से बातें करता हुआ उठा और फोन उठाया। नाम देखते ही घबरा कर फोन उठाया। हेलो सर, इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? अच्छा बात सुनो, कल मैं सावी को लेकर घर आ रहा हूँ, हमारे कमरे को थोड़ा बहुत गॉर्जियस लुक दे देना, वॉशरूम में भी नया सामान ला कर रखना। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सावी बाहर आ गई थी। वो उसे पकड़कर ले आया और बेड पर लिटा दिया। दोनों को घबराहट थी। एक कमरे में तो वो हॉस्पिटल में भी थे, पर अब एक ही बेड पर सोना सोचकर ही धड़कन बढ़ रही थी। अंगद सावी का चेहरा देखकर भाप गया कि वो घबरा रही है। वो बोला, आप घबरा क्यों रही हैं? बेशक हम पति पत्नी हैं, माना कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इंसानों को नहीं खाता। कहकर वो हंस दिया। सावी भी हंस दी। उसने सावी को लुटाया, उस पर चादर ओढ़ा दी और बोला, आराम कर लीजिए, मुझे थोड़ा काम है, करके मैं सो जाऊंगा। फिर जाते हुए मुड़कर धीरे से उसके कान में बोला, इतना बेसब्रा नहीं हूँ मैं। अंगद की गर्म सांसें उसके गालों तक फैल गईं। सावी का रोम रोम उसकी मद भरी आवाज़ से काँप गया। उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। उसने चादर में मुंह छुपा लिया। अंगद मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठकर काम करने लगा।
अगले दिन सावी की आंख खुली तो अंगद बेड पर नहीं था। उसने सोचा कि वो जल्दी उठ गया होगा, पर वो उठी तो उसने देखा अंगद सोफे पर ही सो रहा था। उसने सोचा लगता है काम करते करते वहीं सो गए। धीरे धीरे से उठी, जैसे ही चप्पल पहनने लगी तो लड़खड़ा गई। गिरने ही लगी थी कि किसी की मजबूत बाहों ने आकर थाम ली और उसे गिरने से बचा लिया। सावी ने ऊपर देखा, अंगद उसे पकड़े खड़ा था। वो बोला, कहा था न ज्यादा बहादुरी मत दिखाना। सावी अंगद की बाहों में थी, दोनों बहुत करीब थे। उसका चेहरा सावी के चेहरे से 1 इंच पर था। उसके बिखरे से बाल और आवाज से सावी को जाने क्या हो रहा था। वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और गर्म हो गया। अंगद ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? वो अंगद से दूर होते हुए बोली। अंगद ने भी उसे छोड़ दिया। उसे लगा शायद इसे मेरा छूना पसंद नहीं आया। ये हर बार ऐसे ही रिएक्ट करती है, कहने को कह देती है कि आप मेरे पति हैं, आपका हक है, लेकिन इसका दिल नहीं है। हो भी क्यों न, ये कौन सा मुझे चाहती है? अंगद ने उससे पूछा, आपको वॉशरूम जाना है? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, उसने हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा। मैं ठीक ही सोच रहा था, ये सच में मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे छूने से इसे नफरत है, इसलिए ये मुझसे दूर भागती है। अंगद सोफे पर बैठा सोचता रहा। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही सावी ने गहरी सांस ली, मानो तब से सांसें रोकी हुई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को रोकने के लिए जोर से दबाया। वो सोचने लगी कि ये मुझे क्या हो गया है। अंगद के करीब होते ही दिल क्यों धड़कने लगता है, सांस क्यों रुक जाती है, क्यों लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। कहीं मुझे अंगद से प्यार तो नहीं हो गया? पर प्यार तो मुझे लक्ष्य से भी हुआ था, पर लक्ष्य के साथ होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी सांस नहीं रुकी, कभी धड़कन नहीं बढ़ी। नहीं, मैं अंगद से प्यार नहीं कर सकती। हमने शादी प्यार के लिए नहीं की है और अंगद मुझे प्यार भी नहीं करते। मैंने तो उससे शादी कोमल और लक्ष्य को चिढ़ाने के लिए की है। देखना, जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी हो गई है तो वो हैरान हो जाएंगे। लेकिन अंगद ने मुझसे शादी क्यों की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनसे ही पूछूंगी। उसने नहाने के लिए कपड़े खोले ही थे कि अंगद की आवाज़ आई, देखिए जख्म गीला न होने देना वरना पक जाएगा। ठीक है, सावी बोली। उसने नहाने के वजह टॉवल गीला करके सारे बदन पर फेर लिया। सितंबर का महीना था तो न ज़्यादा गर्मी थी न ठंड, फिर भी बुखार के कारण उसके बदन में गीला कपड़ा लगने से कपकपी दौड़ गई। उसने गीला टॉवल फेरने के बाद सूखे टॉवल से बदन सुखाया। उसने देखा कि वो कपड़े तो लाई ही नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मीना को बुला दीजिए, सावी बोली। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? अंगद ने घबरा कर पूछा। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं कपड़े लाना भूल गई। आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए मीना को बुला दीजिए, वो दे देगी। नानी से कह दीजिएगा, वो खुद ही भेज देंगी, सावी बोली। ओह, मैं बुलाता हूँ, कहकर अंगद कमरे से बाहर गया। नानी लिविंग रूम में ही बैठी थी। वो पास गया और उसने नानी को प्रणाम करते हुए कहा, नानी जी, वो सावी मीना को बुला रही है, वो वॉशरूम में है। नानी सुनते ही समझ गई, ये सावी की पुरानी आदत थी, वो अक्सर कपड़े ले जाना भूल जाती थी। उन्होंने मीना को आवाज़ लगा कर कहा, मीना साहब, वो फिर कपड़े ले जाना भूल गई। अंगद ये सुनकर मुस्कुरा दिया, मतलब वो हमेशा ही कपड़े ले जाना भूल जाती है। मीना उसी समय उनके कमरे में चली गई। उसने सावी के कपड़े निकाले और उसे दे दिए। नानी ने अंगद से पूछा, बेटा चाय पियोगे या कॉफ़ी? चाय ही पीऊँगा, पर नहा धोकर। वो सावी आ जाए तो मैं नहा कर आता हूँ, अंगद बोला। तुम्हारे घर में और कौन कौन है बेटा? नानी ने पूछा। जी, मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, पर वो तीनों पुणे में रहते हैं। वहाँ पर भी हमारा बिजनेस है, पापा और भाई वो संभालते हैं, मैं यहाँ का काम देखता हूँ, अंगद बोला। तो यहाँ तुम अकेले रहते हो? अच्छा, तभी कह रहे थे कि अभी घर वालों को बताया नहीं है। वो नाराज़ नहीं होंगे? नानी बोली। होंगे तो ज़रूर, पर देखा जाएगा। अब ओखली में सर दे दिया है तो मूसलों से क्या डरना, कहकर वो मुस्कुरा दिया। नानी भी हंस दी। सावी मीना के साथ आ रही थी। उसने उन्हें हंसते हुए देखा। उसने अंगद को भी हंसते हुए देखा। हंसते हुए वो और भी हैंडसम लगता था। सावी उनके पास आई। अंगद खड़ा हो गया। सावी उसके पास से गुजरी तो एक भीनी सी खुशबू ने अंगद को अंदर तक महका दिया। वो मदहोश सा हो गया। सावी की आवाज़ सुनकर उसे होश आया। जाइए, आप नहा लीजिए। ओह अच्छा, कहकर वो चला गया। उसने सूटकेस से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में नहाने चला गया। वहाँ उसे वही खुशबू आई। उसने देखा कि ये शैम्पू की खुशबू थी।
उसने फ़ोन लेकर हर एक प्रोडक्ट की फ़ोटो खींची, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास आकर वहाँ रखे हर प्रोडक्ट की फ़ोटो खींची और सारी फ़ोटोज़ पॉल को सेंड कर दी और मैसेज किया सेम प्रोडक्ट वहाँ के ड्रेसिंग टेबल और वॉशरूम के लिए। पॉल अभी सो ही रहा था कि मैसेज की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। उसने सर के मैसेज की धुन सबसे अलग ही लगा रखी थी, सो वो बजते ही पहचान लेता था कि सर का मैसेज है। उसने मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई किया, ओके सर। अंगद तैयार होकर नीचे आया। अब उसका रौब देखे ही बनता था। वो अपने कमीज के कॉलर को ठीक करता हुआ चला आ रहा था। देखने में लग रहा था मानो कोई हीरो टीवी से निकलकर बाहर आ गया हो। सावी की उसकी तरफ पीठ थी, पर उसने नौकरों को पीछे देखते हुए देखा तो वो पीछे मुड़ी तो वो भी देखती रह गई। सावी एकटक उसे देख रही थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि ये इतना हैंडसम आदमी मेरा पति है। अगर कोमल और लच्छी से देख ले तो जल भून कर ही मर जाएं। अंगद ने भी उसकी तरफ देखा। वो पहले की ही तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे काले बाल गीले होकर घुघराले लग रहे थे और माथे पर आई लट उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो जाकर सावी के पास बैठ गया और धीरे से उसके कान में गुनगुनाया, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुम्हें दिल में बिठा लूँगा। सावी का मुँह शर्म से लाल हो गया। इतना शुक्र नानी उस वक्त किचन में गई हुई थी। उसने शर्मा कर अंगद को चुप रहने के लिए हाथ मारा। अंगद को जाने क्यों उसे छेड़कर मजा आता था। वो जब भी उसे छेड़ता था वो छुई मुई की तरह खुद में ही सिमट जाती थी। उसका इस तरह सिमटना अंगद को बहुत भाता था। वो मुस्कुरा दिया। उसने उसके गीले बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, जख्म तो गीला नहीं हुआ? नहीं, मैंने सिर्फ सर ही धोया है, मीना की हेल्प से धो लिया, सावी बोली। दोनों बहुत करीब बैठे थे। सावी को डर था कि नानी देखेंगी तो क्या कहेंगी। ये सोचते ही वो उठी और किचन की तरफ जाने लगी कि लड़खड़ा गई। अंगद ने उसी समय पकड़ लिया, उसे बिठा दिया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि आप टिक कर क्यों नहीं बैठती। बच्चों की तरह बार बार समझाना पड़ता है। अगर मैं पास न होता और गिर जाती तो? पहले भी टाका दोबारा लगाया है। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी, यहीं बैठे रहना। अंगद उस पिता की तरह लग रहा था जो अपने शरारती बच्चे को शरारत करने पर डांट रहा हो। सावी उसका चेहरा देखती हुई बोली, मैं तो नानी के पास किचन में जा रही थी, उसने मासूमियत से कहा। अंगद को तब एहसास हुआ कि शायद वो ज़्यादा ही सख्त हो गया तो थोड़े नरमी से बोला, देखिए मैं आपको सिर्फ कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। जब सारे टाँके कट जाएंगे उसके बाद जो दिल करे कर लेना। ठीक है, सॉरी, सावी बोली। नानी ने किचन से वापस आते हुए ये सब देखा तो वो बहुत खुश हो गई कि सावी को इतना केयरिंग पति मिला है। आज प्यार नहीं है तो क्या हुआ, कल हो ही जाएगा। इन दोनों को देखकर लगता नहीं कि इनमें प्यार नहीं है। वो कमरे में आकर बोली, सही कहा बेटा, ये ऐसी ही है, दुनिया जहान की चिंता करती है, बस अपनी नहीं करती। मैं भी हमेशा इसे यही कहती हूँ कि अपनी फिक्र करो। अब अंगद कुछ नहीं बोला। वो नहीं चाहता था कि सावी को इसके बिना कोई और डांटे। वो बोला, असल में ये हर काम खुद करने की आदी है ना, इसलिए ऐसा करती है। सावी और नानी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। नानी ने मन में सोचा, वाह जी, पल में मासा पल में तोला। लेकिन वो बहुत खुश हुई कि उन्होंने सावी के लिए जैसा पति चाहा था अंगद बिल्कुल वैसा ही है। नानी जी, कई दिन से काम पर नहीं गया हूँ, सोच रहा हूँ आज आ जाऊँ। आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं शाम को इसे अपने घर ले जाऊँगा। फिर मीना को बुलाकर कहा, देखो ये ज़्यादा देर एक जगह नहीं बैठ सकती, तो इसे थोड़ी देर बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। खाने में हल्का देना है और दवा समय पर दे देना। लेकिन बेटा तुम खाना तो खा कर जाना, नानी बोली। फिर नाश्ता करने के बाद अंगद ने पॉल को फ़ोन किया। हाँ, कहाँ है तू? अच्छा, गेट पर रुक, मैं आ रहा हूँ। और सुन, एक बात और है। अंगद ने पॉल से कुछ ऐसा कहा कि पॉल के मुँह से अचानक ही निकला, क्या सर आप ऐसा करेंगे? हाँ, क्यों मैं नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ, कहकर वो कार स्टार्ट करके चला गया। आगे और भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। जैसे सावी के पापा को कोमल और कोमल की माँ के बारे में कब पता चलेगा। सावी ने अंगद से शादी सिर्फ लक्ष्य और कोमल को जलाने के लिए किया है। यह बात जब अंगद को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अंगद और सावी के रिश्ते का क्या भविष्य होगा। ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।